आज हम बीए ऑनर्स के छात्रों को राजस्थान का पेपर पढ़ाने जा रहे हैं और जिसमें आज सिलेबस में हमारा पहला टॉपिक है राजस्थान में जाति व्यवस्था का स्वरूप क्या है। तो जाति व्यवस्था के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं कि जाति व्यवस्था किस प्रकार राजस्थान में रही है प्रारंभिक काल से, और इसमें कौन कौन सी जातियाँ आती है, कौन सी उपजातियाँ आती है, इसके बारे में हम यहाँ देखेंगे। हम मुख्यतः मानते हैं कि राजस्थान में जो जाति व्यवस्था का स्वरूप है, एक परंपरागत ढांचा जो रहा है, तो उसमें देखते हैं ब्राह्मण वर्ग ही सर्वोच्च इसमें रहे हैं, शुरू से ही हम देखते हैं। इसके साथ साथ राजपूत का एक अहम किरदार राजस्थान में रहा है। इसके साथ वैश्यों का प्रभाव भी हम देख सकते हैं। आप ब्यावर चले जाओ, जोधपुर चले जाओ, उदयपुर चले जाओ, शेखावटी में चले जाओ, तो कहीं न कहीं हम वैश्यों का योगदान भी काफ़ी हद तक देख सकते हैं। इसके साथ कायस्थ है, चारण है, भाट है और बहुत सी फिर खेती करने वाली भी जातियाँ यहाँ पे हम देखने को मिलती है। खेती करने के साथ साथ कुछ जो कह सकते हैं कि व्यवसाय के आधार पर कुछ जातियों का यहाँ पर निर्धारण हुआ है। जैसे कुम्हारों को देख सकते हैं, या इसमें छिपा या मणिहार को देख सकते हैं। तो ऐसी बहुत सी जातियाँ हैं जो व्यवसाय के आधार पर भी यहाँ पे निर्धारित हुई है। लेकिन जाति व्यवस्था के प्रारंभिक दौर में हम देखते हैं कि सबसे जो वर्चस्व जो रहा है, शुरू से ही रहा है और कहीं न कहीं हम देखते हैं कि आज भी है, तो ब्राह्मणों का वर्चस्व रहा है। क्योंकि ब्राह्मण वर्ग जो थे वो शासक से लेके सामान्य जनता में सर्वाधिक आदरणीय उस समय माने जाते थे। इनका मुख्य कार्य अध्ययन करना, अध्यापन कार्य करवाना और इसके साथ ही धार्मिक कार्यों का संपादन करना, ये सब ब्राह्मण वर्ग के विशेष अधिकार क्षेत्र में आते थे। ये भी देखते हैं कि पुरोहित वर्ग जो आते थे वो सारे ब्राह्मण वर्ग से ही आते थे, और राजा के जो सलाहकार नियुक्त किए जाते थे वो भी ब्राह्मण वर्ग से ही होते थे। लेकिन बाद में देखते हैं कि ये भी अनेक जातियों में इनका आविर्भाव हो जाता है, और फिर धीरे धीरे करके देखते हैं कि इनका कुछ कार्य क्षेत्र कम हो जाता है और इनके सामने भी कुछ रोज़गार का संकट होता है, तो ये लोग भी खेती की तरफ बढ़ चलते हैं और कुछ व्यापार की तरफ भी ये लोग जुड़ते हैं। हम देखते हैं कि बीकानेर में पालीवाल परिवार, काफ़ी बड़ा नाम है पालीवाल परिवार का, और वो लोग व्यवसाय में पूरी तरह से सफल है। तो ये देखा जा सकता है कि ब्राह्मण वर्ग के जो लोग थे वो कहीं न कहीं प्राचीन काल से ही देख सकते हैं, फिर मध्यकाल में आके देख रहे हैं, इनका वर्चस्व रहा है। लेकिन बाद में देखते हैं कि धीरे धीरे इनका भी काम कम होता है, तो ये लोग भी कहीं न कहीं कृषि और व्यापार की तरफ बढ़ते हैं और कुछ क्षेत्र में ये काफ़ी सफल भी होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं राजपूत। राजपूतों का एक राजस्थान में सम्मान के साथ नाम लिया जाता है, क्योंकि 7वीं सदी तक हम देखते हैं कि इनका रोल जो था वो क्षत्रियों की गिनती में आता था। लेकिन 7वीं सदी के बाद इनका खुद का एक वजूद बनने लगा, और इसके नाम पर ही कहीं न कहीं राजपूत आना और बाद में राजस्थान नाम हमारे प्रदेश का पड़ता है। तो राजपूत एक जो डोमिनेंट यहाँ पे जाति के रूप में प्राचीन काल से रही है, और उनके नाम पर ही यहाँ पे काफ़ी कुछ हमें देखने को मिलता है। इनका मुख्य कार्य राज्य और धर्म की रक्षा करने का दायित्व इनके ऊपर रखा गया है। और पद्मनाभ की एक कानड़ प्रबंध नामक पुस्तक जो थी, जो अलाउद्दीन खिलजी के समय के काल के आसपास मानी जाती है, तो इसमें 36 कुलों का वर्णन किया गया राजपूतों के। तो काफ़ी विस्तार से कानड़ प्रबंध नामक ग्रंथ के द्वारा इनके कुलों का वर्णन किया गया है। बाद में ये जो राजपूत थे, इनको के राजकीय सेवाओं में नियुक्त न किया जाकर इनको जागीरें दी जाती थी। ये लोग सहयोग जो करते थे राजकीय सेवाओं में, तो ये लोग मतलब एक सैनिक के रूप में या उस टाइप में पहले नहीं थे, इनको जागीरें दी जाती थी। लेकिन ब्रिटिश जब आ जाते हैं तो उसके बाद ये जो बाद में सैनिक सेवा में आ जाते हैं, उसके बाद फिर इनका ब्रिटिश आने के बाद सैनिक सेवा में इनका रोल थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि ब्रिटिशों ने सभी के लिए दरवाजे खोल दिए, और राजपूतों के साथ साथ सैनिक का कार्य सभी वर्ग के लोग भी कहीं न कहीं करने लगते हैं।
और एक सभी जातियाँ जो है वो सैनिक वर्ग में शामिल हो जाती है। राजपूतों की भी हालत ये होती है कि बाद में इनको धन की कमी होती है तो ये भी दूसरे व्यवसाय की तरफ बढ़ जाते हैं। कुछ लोग खेती करते हैं, कुछ लोग व्यापार करने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन व्यापार के क्षेत्र में राजपूत पूरी तरह से असफल होते हैं और वो खेती की तरफ ही मुड़ जाते हैं और समर्पित हो जाते हैं। लेकिन बाद में फिर हम देखते हैं कि 19वीं सदी आते आते इनके सम्मान में भी काफ़ी कमी हो जाती है। तीसरी जाति के रूप में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे वैश्यों का भी एक काफ़ी हद तक वर्चस्व रहा है। वैश्य यानी कि जो आज हम जिनको बनिया बोलते हैं, पुरातन काल से अगर देखते हैं तो इनका प्रमुख कार्य पहले कृषि माना जाता था, लेकिन बाद में धीरे धीरे करके अपने धन अर्जित करते गए और इनका प्रमुख पेशा व्यापार बन गया। व्यापार बन गया उसके बाद फिर ये साहूकार का कार्य भी करने लगे, सरकार को ऋण देना, आम जनता को भी ऋण देना, ये इसमें काफ़ी हद तक सफल रहे हैं। इसके तहत हम देख सकते हैं कि अजमेर के सेठ सुमेर मल का एक बड़ा नाम था, उम्मेद मल का नाम बड़ा था, जो मुख्यतः जो ये बेल्ट है, किशनगढ़ है, ब्यावर है, अजमेर है, इस बेल्ट में ये लोग बैंकर का काम कार्य करते थे, खजाने का काम और बैंकर का एक कार्य इन्होंने सफलतापूर्वक किया है। बाद में ये लोग वैसे लोगों ने सामाजिक कार्य में भी रुचि ली और इन्होंने बहुत सी जगह धर्मशालाएँ बनवाई, अस्पतालें भी खुलवाए, स्कूल भी खुलवाए। तो सामाजिक क्षेत्र में वैश्यों का काफ़ी हद तक योगदान रहा है। 19वीं सदी में ये लोग भी सैनिक सेवा में आने लग गए थे और बहुत से ज़्यादातर इनको असैनिक पदों पर इनको नियुक्त किया जाता था। बीकानेर का नाम एक आता है, हिंदूमल का नाम। हिंदूमल का नाम हम मुख्य देखते हैं कि वो दीवान के पद तक पहुंचता है बीकानेर की रियासत में। धीरे धीरे करके ये लोग अपने उद्योग धंधे स्थापित करते हैं। तो बाद में ये शासकों से कहीं न कहीं कुछ आक्रमणकारी थे, अपने आप को असुरक्षित महसूस करते थे और उस असुरक्षा की भावना के कारण ही इन लोगों को अंग्रेज़ों की शरण लेनी पड़ी। और यहाँ भी हम देखते हैं कि देखो, अंग्रेज़ों के एक समर्थक के रूप में हम वैश्यों को देख सकते हैं। आगे इसकी काफ़ी इसको बताया जाएगा। वैश्यों के बाद मुख्य जो जाति आती है वो आती है कायस्थ। कायस्थ जो जाति थी, इस पे जब से मुग़ल आए हैं तो मुग़लों का सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ा है कायस्थों पर पड़ा है, क्योंकि कायस्थों का काम क्या था, पत्र व्यवहार करना, हिसाब किताब रखना। तो मुग़लों के काल में जो भी आक्रमणकारी आते थे या मुग़ल थे यहाँ के जो थे, तो उन लोगों को ऐसे लोगों की ज़रूरत थी जो ये काम कर सके। बाद में राजपूत शासकों के पास एक मुंशी का कार्य भी ये लोग करने लगे और इनको माना जाता है कि उर्दू और फारसी दोनों के अच्छे जानकार माने गए हैं। जोधपुर जयपुर के शासनकाल में इनका काफ़ी हद तक प्रभाव माना जाता है कायस्थों का। दोनों जो शासक वर्ग थे, जयपुर और जोधपुर, तो यहाँ पर इनका काफ़ी प्रभाव हम देख रहे हैं। बाद में मेवाड़ी में पांचोली, साहिवाल जैसे अनेक कायस्थ जो थे वो काफ़ी अच्छे पदों तक भी ये लोग पहुँचते हैं। इनकी एक खास विशेषता ये रही है कि जो ये इनकी वेशभूषा थी, ये पाश्चात्य संस्कृति से इस मामले में प्रभावित नहीं हुए और उन्होंने अपनी वेशभूषा वही रखी है जो इनकी चलती आ रही थी। तो ये एक बड़ी बात है कि वो कहीं कम से कम इस मामले में पाश्चात्य सत्ता से प्रभावित नहीं हुए। दस्तूर कोमार एक नाम आता है शब्दावली का राजस्थान के, तो उसमें बताया गया है कि 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक ये लोग उच्च पदों पर काफ़ी हद तक नियुक्त किए गए थे। एक मुत्सदी वर्ग का प्रभाव भी मारवाड़ में देखा जाता है जो इससे संबंधित था। तो कायस्थ वर्ग का योगदान भी हम यहाँ काफ़ी हद तक देख सकते हैं। उसके बाद चारणों का रोल आता है और चारण राजस्थान के जो साहित्य के क्षेत्र में देख सकते हैं कि बड़े प्रतिभाशाली थे और काव्य गुण से अलंकृत संपन्न ये लोग माने जाते हैं। डिंगल भाषा, राजस्थान में दो भाषा चलती है, डिंगल भाषा और पिंगल भाषा। तो डिंगल भाषा के ज्ञाता के रूप में जाने जाते हैं क्योंकि डिंगल भाषा में वीर रस ओतप्रोत कविता एवं काव्य की रचना ये लोग करते थे। मध्यकाल में मुसलमानों के आक्रमण जब शुरू हो जाते हैं तो चारण का ये काम होता था कि जो राजपूत शासक थे उनमें जो हौसला अफजाई का काम ये लोग करते थे।
ये लोग युद्ध के मैदान में भी अपने शासकों के साथ जाते थे और वहाँ भी ये हौसला अफजाई करते थे। तो ये काम शासकों के साथ ही मिलके करते थे। ब्राह्मण एवं राजपूतों का एक सम्मिश्रण हम चारणों में देखते हैं। डॉक्टर आर.पी. व्यास ऐसा मानते हैं कि कहीं न कहीं दोनों वंशावलियों के गुण इसमें मिलते हैं। इनकी भी बहुत सी उपजातियाँ बाद में हो जाती है, जैसे बारेट होता है, बिट्टू होता है, आसिया होता है, लालस, रूडिया, सांडू, मेडू, इस टाइप की उपजातियों में ये बाद में विभाजित होते हैं। और इनकी सबसे बड़ी विशेषता है, इनकी जो चरित्र की सबसे बड़ी विशेषता मानी जाती है कि ये स्वामी भक्ति के रूप में राजस्थान में जाने जाते हैं। चारणों के बाद हम देख सकते हैं राजस्थान में जो महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं वो आते हैं भाट। भाटों का भी काम हम मुख्यतः थोड़ा देखते हैं कि चारणों की तरह ही माना जाता है, और ये लोग भी चारणों की तरह वीर रस की कविताएं लिखते थे। परंतु यहाँ एक विशेष अंतर या मोटा मोटा हम देख सकते हैं कि जो चारण थे वो राजा की प्रशंसा में लिखते थे, जबकि भाटों का काम ये था कि वो साधारण जनता की प्रशंसा में या उनके काम के लिए अपने वीर रस की कविताएं लिखते थे। तो एक बेसिक अंतर है कि चारण जहाँ सिर्फ शासक वर्ग की प्रशंसा से जुड़ा हुआ है, वहीं भाट आम जनता से जुड़ा हुआ है। और इनका मुख्य काम था वंशावली का बखान करना। जब कोई शादी समारोह होता था, कोई फंक्शन होता था, तो वंशावली का बखान करने का काम भाटों का होता था। लोग डरते थे इनसे, क्योंकि जब वंशावली पढ़ते थे या दूसरे जब आते थे कुछ बोलते थे, तो ये लोग जो निंदा करते थे उस चीज़ की, तो उससे लोग डरते थे कभी तुम्हारा पता नहीं क्या कुछ बोल जाए। तो कहीं न कहीं लोगों में इनके प्रति डर भी था। बाद में और भी बहुत सी जातियाँ हैं, कुछ खेती करने वाली जातियाँ हैं, उसमें हम गुजरों को देख सकते हैं, अहिरों को देख सकते हैं, जाटों को देख सकते हैं, दागाड़, माली, ऐसी बहुत सी जातियाँ हैं जो कृषि कार्य से जुड़ी हुई है। लेकिन कृषि के साथ साथ ये लोग पशुपालन भी करते थे, और बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था में इन खेतीहर जातियों का राजस्थान के योगदान रहा है। लेकिन जब मराठों के आक्रमण होता है तो इनका भी जीवन बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो लोग आते हैं, लूट खसुट करते आते हैं, खेतियों को नष्ट कर देते हैं, तो उनसे कहीं न कहीं ये पीड़ित होते हैं और ये लोग भी कर्जदार बन जाते हैं, और इनका धीरे धीरे करके काफ़ी हद तक पतन होता है, लेकिन धीरे धीरे करके फिर ये उठ जाते हैं। बाद में व्यवसाय के आधार पर इनको देख सकते हैं कि कुछ जातियाँ हैं और उसमें लखेरा होते हैं, धोबी होते हैं, मणिहार होते हैं, छिपा होते हैं, कलाल होते हैं, और वर्तमान में भी ये अपने व्यवसाय को छोड़कर अब धीरे धीरे करके नौकरी करने लगे हैं। आरक्षण की व्यवस्थाएं हो गई हैं, लोग बेसिक अपने काम को छोड़ रहे हैं और मुख्य धारा से सभी सरकारी नौकरियों में जा रहे हैं। तो धीरे धीरे कर जो परंपरागत व्यवसाय है वो धीरे धीरे कर नष्ट होते जा रहे हैं। लेकिन कुछ है जो जैसे कुम्हार है, ये लोग अभी भी कायम हैं कि अपने व्यवसाय को अपना रहे हैं। लेकिन अब जो व्यवस्था आगे वर्तमान में आ रही है उसमें सभी लोग, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कहीं न कहीं, और दूसरी जातियाँ उपजातियाँ हैं, सभी लोग समान रूप से कुछ भी काम कर रहे हैं काफ़ी हद तक। हाँ, कुछ जातियाँ हैं कि वो परंपरागत काम अभी तक भी कर रहे हैं, बनिए अपने काम कर रहे हैं, कुम्हार अपने काम कर रहे हैं, धोबी भी अभी कुछ अपना काम कर रहे हैं, माली भी अपना कुछ बेसिक काम कर रहे हैं, अहीर भी अपना दूध का काम कर रहे हैं। तो अभी जो बेसिक कुछ धंधे जो थे वो विशेष जातियों से जुड़े हुए हैं, लेकिन यह है कि हर जाति के लोग अब कहीं न कहीं सभी क्षेत्रों में जा रहे हैं। थैंक यू।